नमस्कार। द डेमोक्रेटिक मिरर पे आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम उपलब्ध हैं अपने विशेष कार्यक्रम किताब पे चर्चा को लेकर, और आज हमारे साथ एक महान शख्सियत उपलब्ध हैं जो किसी भी परिचय के मुहताज नहीं हैं। हमारे सामने हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। आप देख सकते हैं सर की, अभी हम सर के पुस्तकालय में बैठे हुए हैं, निजी पुस्तकालय में। व्यापक बड़े स्तर पे यहाँ पे किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें से दो आप देख सकते हैं। दो किताबें हैं, कौन है भारत माता। दरअसल इस पुस्तक या मूल पुस्तक हु इज भारत माता है, उसका हिंदी रूपांतरण है। इसके अलावा कन्नड़ और मराठी में भी इसका अनुवाद आ चुका है, बेस्ट सेलर पुस्तक है। तो मैं सर चाहूँगा कि आपसे जो चर्चा की शुरुआत करूं, तो इस किताब को लिखने की जरूरत क्यों आ पड़ी। किसी जमाने में नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय, मुझे लगता है कि उसके विस्तार के रूप में आपने लगभग 7 दशक बाद यह प्रस्तुति दी है। इसके पीछे क्या दर्शन है सर? धन्यवाद रोशन जी, और आपका और आपके दर्शकों का जो ये बात सुन रहे हैं। नेहरू से मेरा इंटरेक्शन है, मेरा संवाद थोड़े गंभीर अर्थ में लगभग 20 साल पुराना है। उसके पहले हम सब लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही थे नेहरू के बारे में, और बचपन में जैसे नेहरू के प्रति एक अवज्ञा या अवहेलना का भाव, लेकिन धीरे धीरे वो दूर हुआ। और कोई 20 बरस से मैं नेहरू के साथ एक इंटरेक्शन, उनको समझने की कोशिश करता रहा हूँ, जिसकी पहली लिखित अभिव्यक्ति 2003 या 4 में जनसत्ता में मैं एक कॉलम लिखा करता था, मुखामुखम। तो उसमें 2-1 लेख मैंने लिखे थे गांधी और नेहरू के बारे में। तो वो एक पहली उसकी अभिव्यक्ति थी। फिर मेरा अपना चलता रहा, लेकिन मैंने कुछ खास लिखा नहीं नेहरू पर। कुछ लेक्चर्स वगैरह दिए नेहरू जी पर, लेकिन कोई बहुत व्यवस्थित रूप से लिखा नहीं। ये हम सब जानते ही हैं, और ये बहुत पहले से रहा है। मैं देखता रहा हूँ कि एक राजनीति विशेष की कोई भी बात पूरी नहीं हो सकती नेहरू को कोसे बिना। ऐसा लगता है कि नेहरू सारी समस्याओं की जड़ है, और उनको ध्वस्त करना बहुत उनके लिए प्राथमिकता है। ये अपने आप में नेहरू की ताकत का प्रमाण है, क्योंकि अच्छे थे या बुरे थे, सफल थे या असफल थे, नेहरू को तुम्हारे 50 साल हो गए। सन 64 में नेहरू प्रधानमंत्री थे और गुजर गए थे। 27 मई। उसके बाद बहुत कुछ बदला, बहुत सारी नीतियां आई गईं, लेकिन नेहरू उन लोगों को जैसे प्रेत की तरह अभी भी सताते हैं। तो ये, और 2014 का चुनाव हो, उसने ये बात और सामने लाई। मैंने इस किताब में लिखा भी है कि अगर मान लीजिए कि आप मंगल ग्रह से आए हो और 2014 का चुनाव कवर कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि प्रतिपक्ष के नेता जवाहरलाल नेहरू। और ये बात आज भी सच है। प्रधानमंत्री जी ने अभी जो भाषण वगैरह पिछले दिनों दिए हैं, गोवा में ये होता वो होता। अब अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले एक फुटनोट के तौर पे ये कह दूं, खासकर आपके नौजवान दर्शकों से, ये कहना बहुत आसान है कि गोवा पे हमला कर देते हम होते तो। ऐसा ये लोग इसीलिए कह पाते हैं क्योंकि उन्हें आपके अज्ञान पर पूरा विश्वास है। क्षमा कीजिएगा, मैं 2 टूक बात करने का आगे। पुर्तगाल नाटो का सदस्य था, और नाटो का सदस्य होने के नाते उसे यह अधिकार प्राप्त था कि उस पर अगर कोई दूसरा देश सशस्त्र हमला करे तो सारा नाटो उसकी मदद करेगा। गोवा को पुर्तगाल अपनी कॉलोनी नहीं कहता था, गोवा को पुर्तगाल अपना प्रोविंस कहता था। यानी ऑफिशियली पुर्तगाल गोवा का एक प्रांत था, डिस्टेंट प्रोविंस। उचित अंतरराष्ट्रीय वातावरण बनाए बिना अगर गोवा पर आप हमला कर देते तो आप पुर्तगाल से नहीं लड़ रहे होते, आप अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन से लड़ रहे होते। जो लोग चीन का नाम नहीं ले पाते आज, वो नेहरू पर टीका टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने गोवा पर हमला क्यों नहीं कर दिया।
क्योंकि उन्हें पता है कि आपको इन चीज़ों की परवाह नहीं है, मतलब वोटर की बात कर रहा हूं। जी जी आप ये जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि अगर नेहरू ने हमला नहीं किया तो क्यों नहीं किया, 15 साल इंतजार क्यों किया, पुलिस एक्शन या आर्म्ड एक्शन करने के पहले क्यों इंतजार किया। क्योंकि इतनी आसानी से, इतने मोहल्ले के लड़ाकों की तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं चलती। भारत की हैसियत नहीं थी और आज भी नहीं है, फ्रैंकली, टू पुट इट वेरी फ्रैंकली, कि आप नाटो से पंगा ले सकें। नाटो का हर सदस्य जर्मनी को छोड़कर न्यूक्लियर पावर है। तो खैर वापस लौटूं अपनी बात पर। तो 2014 के चुनाव के बाद मुझे लगा कि भाई ये नेहरू पर इस तरह के हमले, और दूसरी ओर जो लोग नेहरू के राजनीतिक विरसे के मालिक हैं यानी कांग्रेस पार्टी, उनकी इस मामले में उदासीनता। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो सिवाय चाचा नेहरू जिंदाबाद करने के और कुछ जानते ही नहीं है और ना करना चाहते हैं। मुझे बात बहुत रोचक लगी रोशन जी कि नेहरू पर जिस तरह के हमले निरंतर हुए, तो अगर आप सोशल मीडिया देखें और इवन अदरवाइज, नेहरू की डिफेंस में उठ के खड़े वो लोग हुए जो आमतौर से कांग्रेस के और नेहरू के आलोचक रहे। मैं खुद भी कांग्रेस का कोई बड़ा भारी प्रशंसक ना था ना हूं, लेकिन नेहरू को डिफेंड करने के लिए सब तरह के लोग उठ के खड़े हुए। ऐसे लोग उठ के खड़े हुए जो लोहियाइट थे, और जाहिर है कि लोहियाइट थे तो नेहरू के निरंतर विरोधी थे, लेकिन उनको लगा कि इस तरह के आक्रमणों के खिलाफ नेहरू को डिफेंड किया जाना चाहिए। इसी क्रम में हम लोग ऐसी बातें करते रहते थे परिवार में। हमारा परिवार बेहद पॉलिटिकल परिवार है, हम चारों लोग पति पत्नी बेटा बेटी बातें करते रहते थे, और ये लगता रहता था कि एक कुछ नेहरू पर किया जाना चाहिए। हमारे जो मित्र हैं स्पीकिंग टाइगर वाले रवि सिंह, एक दिन उनके साथ डिनर चल रहा था, तो बातों ही बातों में मैंने कहा कि लोग नेहरू के बारे में दुनिया भर की उटपटांग बातें करते हैं कि उन्हें हिंदू संस्कृति से चिढ़ थी, उनका भारतीयता से कोई लेना देना नहीं था, वो रूटेड नहीं थे हिंदुस्तान में, उन्हें कोई समझ नहीं थी। अगर नेहरू को सीरियसली पढ़े लिखें तो ये सब बकवास है। नेहरू बहुत गहरे में हिंदुस्तानी संस्कृति और कल्चर में, भारतीय संस्कृति में रूटेड व्यक्ति थे। और कभी कभी मुझे लगता है कि इस तरह के कुछ हिस्से नेहरू के लेखन के एक जगह रख दिए जाएं। तो रवि सिंह को आइडिया कमाल का लगा, उन्होंने कहा आप तुरंत कीजिए, एक ऐसी एंथोलॉजी आप तैयार कीजिए। और फिर धीरे धीरे वो इस रूप में डेवलप हुआ कि केवल नेहरू ही नहीं बल्कि नेहरू के बारे में और लोगों ने झोंका। तो इस तरह से ये किताब, इस किताब का बीज पड़ा 2016 में, करीब 2017 में, और 2019 में ये किताब आ गई थी। और इसके टाइटल को लेके हम लोग परेशान थे कि टाइटल क्या रखा जाए। तमाम तरह की बातें हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक बार मैं रामचंद्र गुहा से गप्पे लगा रहा था, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो, तो टाइटल उनका सुझाया हुआ है। उन्होंने मुझे याद दिलाया, जो स्पीचेस में है भी, कि नेहरू की एक बड़ी मशहूर स्पीच है। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक 3-4 पैराग्राफ के एक हिस्से को टाइटल दिया है हु इज भारत माता, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब मैं जाता हूँ पब्लिक मीटिंग्स में तो लोग भारत माता की जय कहते हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ कि कौन सी भारत माता है जिसकी आप जय करना चाहते हैं। तो गुहा ने सजेस्ट किया कि इसका टाइटल वो रखो, तो टाइटल का क्रेडिट गुहा को जाता है, हु इज भारत माता। सो दैट इज हाउ इट हैपेंड। एंड आई थिंक even in order to criticize Nehru, if you want to criticize him in a fair way, in a proper way, you at least must know about it. और ये किताब इसी दिशा में एक कोशिश है। इसकी एक लंबी भूमिका मैंने लिखी थी अंग्रेजी में, फिर हिंदी में जब छपने लगी किताब, हिंदी में इसका अनुवाद आया, तो मेरे हिंदी प्रकाशक राजकमल ने कहा, अशोक जी ने, कि भाई आप हिंदी के लेखक हैं मूलतः, और किताब आपकी हिंदी में आ रही है, तो हिंदी के लिए आपको अलग से एक भूमिका लिखनी चाहिए। तो अब इस किताब में हिंदी संस्करण में 2 भूमिकाएं हैं, लगभग दोनों मिलाकर के लगभग 100 पेज की हैं, और बाकी नेहरू जी और उनके बारे में लोगों के लेख हैं। इस भूमिका को अगर आप पढ़ें, आपके दर्शक पढ़ें और पूरी किताब को, तो मुझे यकीन है कि नेहरू के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां दूर होंगी और नेहरू की आलोचना या प्रशंसा के ठोस आधार प्राप्त होंगे। सर, नेहरू ने कभी कहा था कि भविष्य जो है वह इतिहास की खिड़की से होकर निकलती है, और कहते हैं कि नेहरू इतने
जो इस देश को अंग्रेज या फिर अमेरिकन कहा करते थे कि इस देश में गाय गोबर सांप नशेरी गजरी के अलावा कुछ नहीं पछते हैं, उस देश को नेहरू ने इतना मॉडर्न आइडियाज के साथ बनाया। तो कहा जाता है कि वह नेहरू का इतिहास का ज्ञान था कि उन्होंने भारत को परिष्कृत करने की दिशा में एक कार्य किया था। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने आपके बारे में कहा था कि आप ऋतुराज हैं। वही हरिवंश राय बच्चन ने अपनी जीवनी के चौथे खंड में 10 द्वार से सोपान तक में लिखा है कि नेहरू के राख में एक चुंबक था, नेहरू के राख में भी एक चुंबक था कि जब उनकी जो अस्थि कलश को जब दिल्ली से इलाहाबाद ले जाया जा रहा था, जिसको प्रयागराज बोलते हैं लोग, तो उसमें लोग ऐसे दौरे चले आते थे कि लगता था कि नेहरू साक्षात उपलब्ध हैं। ऐसे में सर आपका यह कहना कि इनको सबसे बड़ा खतरा नेहरू से ही महसूस होता है, तो कहीं ना कहीं यह वर्तमान जो निजाम है इनके अंदर कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो ऐसा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात अपनी जगह है, वो व्यक्तियों के बारे में सही हो सकती है, लेकिन बात व्यक्तिगत सीमा की नहीं है या समस्या की नहीं है, बात वैचारिकता की है। पॉलिटिकल हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्रवाद या मुस्लिम राष्ट्रवाद यानी किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता, जैसे आप यूँ देखिए कि हिंदुत्व जो है, पॉलिटिकल हिंदुत्व, हिंदू सांप्रदायिकता जो है, वो गांधी को एप्रोप्रिएट कर सकती है, उसने काफ़ी हद तक किया भी है, पटेल को कर सकती है, सुभाष बोस को कर सकती है या करने की कोशिश करती है, लाल बहादुर शास्त्री को करती है। नेहरू को एप्रोप्रिएट करने की कोशिश उन्होंने कभी नहीं की, वो कर नहीं सकते। और इसीलिए ये जरूरी है कि नेहरू को नष्ट किया जाए। जो बात आप बता रहे हैं इसके कई प्रमाण हैं, मैंने इस किताब में भी कई ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है कि जो लोग नेहरू के बड़े कठोर आलोचक थे वो भी नेहरू को एक स्तर पर बहुत गहरा प्रेम करते थे। नेहरू गांधी जी की तरह धार्मिक मुहावरे में बात नहीं करते थे, लंगोटी पहन के नहीं रहते थे, और कभी ऐसा कोई उनका ये नहीं रहता था कि मैं अंग्रेजी से चिढ़ता हूँ या कुछ, अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़े वो, लेकिन वो किताबें अंग्रेजी में ही लिखते थे और बेहतरीन अंग्रेजी बोलते थे। हिंदुस्तान के किसी स्कूल की उन्होंने सूरत तक नहीं देखी, उनकी स्कूलिंग इंग्लैंड में हुई थी। इस सब के साथ नेहरू जैसा कनेक्ट इस मुल्क की जनता के साथ किसी ने कायम नहीं किया, और मैं गांधी जी को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ, क्योंकि गांधी जी ने कनेक्ट किया किसान के साथ, साधारण हिंदुस्तानी के साथ विजुअली आइडेंटिफाई कर, उस तक को उन्होंने अपनाया। नेहरू ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बावजूद जो कनेक्ट था नेहरू का आम हिंदुस्तानी के साथ, जिसके कई उदाहरण आपने दिए, और नेहरू का जो हिंदू संस्कृति का, हिंदू परंपरा का जो ज्ञान था, उसके प्रदर्शन की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती थी। उन्हें उछल उछल के कहना नहीं पड़ता था कि मैं हिंदू हूँ या हिंदू धर्म जानता हूँ। उनकी बातचीत में निकलता था। आप बिहार के लोग हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं एक चुटकुला सुना रहा हूँ सर। और मैं नाम नहीं बताऊंगा कि किसने मुझे ये चुटकुला सुनाया, लेकिन अगर आप लोगों को जानकारी होगी तो आप स्वयं समझ जाएंगे। नेहरू जी गए एक बार बिहार के दौरे पर, तो उस समय बाबू जगजीवन राम या तो शायद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे या उस कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष थे या कुछ था। तो वो नेहरू जी के स्वागत में भाषण दे रहे थे और सभा में नेहरू जी के होने के कारण बहुत उत्तेजना, बहुत जोश था और भारी हल्ला मचा हुआ था। कोई किसी की नहीं सुन रहा था। नेहरू जी जिंदाबाद, फलाना ढिमकाओ, उत्पात वहाँ मचा हुआ था। तो जगजीवन राम जी ने स्वागत करते हुए कहा कि मैं महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक के बिहार में पंडित जी का स्वागत करता हूँ। अच्छा, पंडित जी थोड़े झल्लू थे, तो आप जानते ही उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, चिढ़ जाते थे हरकत में, तो काफ़ी झल्ला गए थे सारे शोर शराबे और इनडिसिप्लिन से। तो उनका पहला वाक्य था कि अभी जगजीवन राम जी ने कहा, बाबू जी ने कहा कि वो अशोक और गौतम बुद्ध के बिहार में मेरा स्वागत करते हैं। आप लोगों की हरकतें देख के तो मुझे लग रहा है कि मैं जरासंध के मगध में खड़ा हूँ। तो नेहरू को इसके लिए किसी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं पड़ी। वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे उसमें, और पढ़े लिखे के अलावा उन्होंने, लोग बड़े आराम से ये भूल जाते हैं कि नेहरू उन भाग्यवान लोगों में से थे जिन्हें कल्चर लिटरली माँ के दूध के साथ मिली थी। उनके पिताजी नितांत अंग्रेजी ना व्यक्ति थे,
लेकिन उनकी माँ, उनकी बुआ और घर की अन्य महिलाएं, नेहरू ने लिखा है कि मैंने रामायण महाभारत सबसे पहले उनकी गोद में बैठ कर सुनी। किसी भी बच्चे की तरह हम लोग क्या रामायण पहले गीता प्रेस से सुनते हैं? वो अपनी माँ से, अपने बाप से वो कहानियां सुनते हैं। हम रामलीला के जरिए, रासलीला के जरिए, उसके जरिए हम राम और कृष्ण की कथा देखते हैं और फिर हम पढ़ते हैं या जो भी है। तो नेहरू बहुत डीपली रूटेड व्यक्ति थे और उसकी उन्हें जताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी वो लिखते हैं और किसी बात का जिक्र करते करते कहते हैं कि ये बात सुनकर तुम्हें वो कथा जरूर याद हुई होगी कि मनुष्य अगर सत्ता में हो, ताकतवर हो, तो उसे कितना उदार होना चाहिए। कहीं नाम नहीं लेते, वो संकेत कर रहे हैं रंती देव की, जिन्होंने अपना शरीर दान कर दिया था। इंदिरा जी भी समझ रही हैं, वो भी समझ रहे हैं, क्योंकि इंदिरा जी ने भी भागवत जवाहरलाल जी से अपने परिवार से सुनी थी, सीखी थी, अमर चित्रकथा से नहीं पढ़ी थी। और जवाहरलाल जी को ये उन्होंने अर्जित किया था। जवाहरलाल जी ने जो अपनी पुस्तक का नाम रखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो बहुत ईमानदार नाम है। जवाहरलाल जी ही नहीं, अभी तक हिंदुस्तान में जैसे जैसे आप फॉर्मल एजुकेशन में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आप अपने समाज से कटते जाते हैं। मैं कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी पढ़ाता हूँ इनफॉर्मल कोर्स में। मुझे कई बार बहुत मज़ा आता है कि मैं ऐसा लेक्चर अंग्रेजी में देता हूँ, लेकिन बीच में अगर एक आध वाक्य मैं हिंदी का बोल दूँ और उसमें कोई ऐसे शब्द आ जाए, वो उनको समझने में दिक्कत होती है। जैसे आप थिएटर के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको मार्च समझ में नहीं आ रहा है, या आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपसे बात करते करते मैं कोई ऐसा शब्द कह दूं तो आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आप केवल अंग्रेजी में उसको समझने के आती। तो ऐसी स्थिति में नेहरू ने अपनी सीमा को समझा और फिर उन्होंने भारत को डिस्कवर किया दोनों तरह से। यात्राएं की, किसान आंदोलनों में हिस्सा लिया। एक बार सन 35 या 36 के चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि none of the mode of transport known to human being was left। यानी घोड़े पे बैठे, साइकिल पे बैठे, नाव पे बैठे, मोटर में बैठे, हर तरह का पैदल चले, सब इस्तेमाल किया। ऐसा कनेक्ट, इतने करीब से हिंदुस्तान को देखना, और फिर रेंज ऑफ रीडिंग, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस, ग्लिम्सेज फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि ये पुस्तक H.G. वेल्स की किताब से ज़्यादा व्यापक विजन की किताब है। H.G. वेल्स की जो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड है, और वो किताब भाई साहब बिना किसी रेफरेंस के लिखी गई थी। वो प्राइमरीली इंदिरा जी को लिखी गई चिट्ठियाँ जो जेल से लिखी गई थी। तो उस तरह की जो कॉम्पिटेंस थी, जो कैपेसिटी थी, और फिर जनता के साथ एक लगाव। तीसरी बात आपने जो शुरू में कहा, ट्रेमेंडस सेंस ऑफ हिस्ट्री। नेहरू का इतिहास बहुत प्रबल था और बहुत गहरा था। रविंद्रनाथ ठाकुर भारत की तुलना महामानव समुद्र से करते हैं। मुझे इससे बेहतर नेहरू का रूपक लगता है। नेहरू भारतीय समाज की तुलना एक पैलिम्सेस्ट से करते हैं, पांडुलिपि का पन्ना, और वो लिखते हैं उसी में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि जैसे एक पन्ना है, उस पर पहले एक इबारत लिखी गई, फिर दूसरी लिखी गई, फिर तीसरी लिखी गई, चौथी लिखी गई, लेकिन कोई भी अगली इबारत पिछली इबारत को पूरी तरह मिटा नहीं पाई। दिस इज इंडिया। तो दिस सेंस ऑफ हिस्ट्री, नेहरू न्यू डिस्कवरी ऑफ इंडिया का अंत इसी वाक्य से होता है कि हिंदुस्तान या तो दुनिया के मंच पर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा या कोई भूमिका नहीं निभाएगा, बीच का कोई रास्ता नहीं होता हिंदुस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास है कि उसे वो भूमिका निभानी होगी। सर, आपने 1936 के प्रसंग का जिक्र किया। मुझे बराबर से ही कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली द मॉडर्न रिव्यू में छपी एक आर्टिकल का स्मरण हुआ, जो छद्म नाम चाणक्य से छपा था, और कालांतर में पद्मजा नायडू, जो सरोजिनी नायडू की बेटी थी, उन्होंने इसे रिवेल किया। ये जब मार्केट में उस समय, जब बाजार में पत्रिका आई या आर्टिकल आया, तो लोगों को लगा कि भारत के पटल पे यह नया विद्वान कौन आ चुका है जो इतना बड़ा, इतनी सच्चाई लिखने की जमाहिर कर सकता है।
तो गांधी के पास अब जब लेख पहुंचता है तो गांधी कहते हैं कि इस लेख को लिखने की क्षमता, इच्छा शक्ति और योग्यता सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति में है और वह जवाहर है। तो सर, जो व्यक्ति इतना अंदर से मजबूत हो, जो व्यक्ति अपने आप को तानाशाह भी देख सकता है, जो अपने आप को उदार भी देख सकता है, तो आखिर यह कौन सा ऐसा गुण है जो एक तरह से उन्हें भारत के निर्माण के लिए, भारत की एकता, अखंडता, आत्मा, अस्मिता, आबरू की रक्षा के लिए किस मिट्टी का वह व्यक्ति उस लेख का लिखा जाना, रोशन जी, मेरी दृष्टि में सबसे पहले इस बात की सूचना देता है जी। अपने प्रति आत्मविश्वास और ये सब तो अपनी जगह है ही, लेकिन उस लेख का लिखा जाना ये बताता है कि नेहरू के लिए लोकतंत्र केवल एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि एक वैल्यू था। आज़ादी के बाद भी नेहरू को ऐसे सुझाव दिए गए थे कि कहाँ साहब आप इस देश में, उस समय लिटरेसी का परसेंटेज 17 या 18 था। लिटरेसी, पढ़े लिखों की बात नहीं कर रहा। सन 51 के पहले जो पिछला चुनाव हुआ था यानी सन 45 वाला, वो 14% फ्रेंचाइज के आधार पर हुआ था। संविधान सभा की बात कर रहे हैं जी। 14% लोगों ने उसमें वोट दिया था, क्योंकि उसमें संपत्ति हो आपके पास, आप टैक्स पे करते हो वगैरह वगैरह, नाइटहुड वगैरह की डिग्री होने चाहिए आपके पास, व्हाटएवर। तो 14% लोगों ने वोट दिया था, उसी के आधार पर संविधान सभा बनी थी। सन 51 में लोग बहुत एप्रीहेंसिव थे और ये था कि भाई एकाएक यूनिवर्सल फ्रेंचाइज आप कर दें, ये ठीक नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे कीजिए। और फिर ये था कि वो कर भी दें तो भी जो है प्रधानमंत्री, यानी दूसरे शब्दों में नेहरू, उनकी ताकतें जरा ज़्यादा होनी चाहिए। बाद में तो सुझाव ये भी दिए गए कि एक तरह की गाइडेड डेमोक्रेसी और ये सब। नेहरू की लोकतंत्र में बहुत गहरी आस्था थी। नेहरू के लिए लोकतंत्र एक सुविधा की वस्तु नहीं बल्कि जीवन मूल्य था। उनसे जब सन 60-61 में ये सवाल पूछे जाते थे आमतौर से कि आपके बाद कौन, तो एक बार उन्होंने चढ़ के कहा था कि ये सवाल जब आप पूछते हैं तो मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तान के 30 करोड़ लोगों की अक्ल का अपमान कर रहे हैं। दे आर कॉम्पिटेंट पीपल, दे विल इलेक्ट हूएवर दे वांट। मैं किसी को नियुक्त करके जाने की जरूरत नहीं समझता। तो वो जो लेख था वी डोंट वांट एनी सीजर्स, ये उस समय लिखा गया था जब नेहरू की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। उस समय नेहरू कम से कम नौजवानों के बीच में गांधी से अधिक लोकप्रिय थे, ये वास्तविकता है। क्योंकि नेहरू और सुभाष बोस जो आगे चल के उनके रास्ते बदल गए, ये दोनों लेफ्टिस्ट थे, दोनों वामपंथी थे। फेबियन सोशलिज्म से भी सरोकार रहा था। सुभाष बोस के बहुत सारे आजकल के प्रशंसकों के लिए समाचार हृदय विदारक हो सकता है कि सुभाष बोस न केवल लेफ्टिस्ट और सोशलिस्ट थे, धर्म और भाषा आदि के बारे में भी उनका रवैया अलग तरह का था। बाय द वे वो देश की राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी को बनाना चाहते थे जो रोमन स्क्रिप्ट में लिखी हो। आज़ाद हिंद फौज के बहुत सारे प्रशंसक अगर आज आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेज देखें तो सबके सब रोमन में लिखी हुई हिंदुस्तानी में, नागरी लिपि के पक्ष में नहीं थे सुभाष बोस। और आज़ाद हिंद फौज, इत्तेमाद, इत्तेहाद, ये उनके एनीवे। तो ये दोनों नेता जो हैं ये नौजवानों में बहुत लोकप्रिय थे। नेहरू कहीं अधिक लोकप्रिय थे क्योंकि नेहरू सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव के साथ साथ उनका डेमोक्रेसी के प्रति कमिटमेंट भी जाहिर था। सुभाष बोस वाज नॉट दैट एंथुसियास्टिक अबाउट डेमोक्रेसी, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो नेहरू की जो लोकप्रियता थी, और आप ये ध्यान दें कि आधुनिक दुनिया में डिक्टेटर लोकप्रियता के जरिए ही आते हैं। हिटलर आर्मी कू के जरिए नहीं आया था, वो पॉपुलर इलेक्शन जीत के ही आया था। मुसोलिनी ने तो बहुत जबरदस्त ढंग से इलेक्शन जीता था। तो नेहरू जानते थे कि डेमोक्रेसी में भी ये संभव है कि डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज के लोग छा जाएं। तो इसलिए उन्होंने लिखा, उस लेख में बताया कि नेहरू बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जैसे ऑब्जेक्टिवली कोई दूसरा व्यक्ति लिखे, लेकिन उनमें डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज हैं। वो तारीफ से खुश हो जाते हैं और अगर उनको मौका मिले तो वो इतनी हड़बड़ी में रहते हैं कि काम जल्दी करवाने के लिए सख्ती बरत भी सकते हैं। इसलिए हमें बार बार नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। उस समय राष्ट्रपति कहते थे कांग्रेस अध्यक्ष को।
तो ये था कि साहब राष्ट्रपति फिर से नेहरू बन जाएं, मामला ये था। तो उस लेख की ध्वनि ये थी कि राष्ट्रपति दोबारा नेहरू को नहीं बनना चाहिए, वरना ये सीजरिज्म की शुरुआत होगी कि हर बार जो है राष्ट्रपति यानी कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू ही बनते जाएं और फिर उनका दिमाग खराब हो जाए। वो लेख या पूरा नेहरू का जीवन आप देखें पीएम बनने के बाद भी, यानी आप कल्पना कीजिए, फिर आज से तुलना कीजिए कि आज आप भारत चीन सीमा विवाद के बारे में बात तक नहीं कर सकते, स्टेटमेंट नहीं दिए जाते प्रॉपरली पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं, सवाल उठाने वाले एंटी नेशनल कहला जाते हैं। जब भारत चीन विवाद हुआ था सन 62 में, तो पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है और पार्लियामेंट के बाहर विरोधी दल प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे तीखे नारे लगा रहे हैं कि देश की सीमा रोती है, बेशर्म हुकूमत सोती है। ये उस समय बड़ा लोकप्रिय नारा था जनसंघियों का और सोशलिस्टों का। नेहरू ने लोहिया को या अटल बिहारी वाजपेयी को कहीं एंटी नेशनल कहा हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं। सर, कहा जाता है कि नेहरू अपने जीवन में इतने बड़े बैरिस्टर पढ़ाई किए थे, विदेश से कैम्ब्रिज से पढ़ाई करके आए थे, लेकिन अपने जीवन में कभी भी उन्होंने व्यावसायिक तौर पे काला कोट, जो वकील थे, उन्होंने नहीं पहना। सिर्फ एक बार जब आईएन एक केस का आपने जिक्र किया, आईएन में जब 1945 में जब सुभाष चंद्र बोस के जो जनरल्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी और एक नारा दिया गया देश में कि लाल किले से आई आवाज, ढिल्लन से हिरल साहल आवाज। उस समय नेहरू, कैलाशनाथ, काजू, तेज बहादुर स्प्रू इत्यादि के साथ मिलकर इनके जो जनरल, क्षमा कीजिएगा रोशन जी, आप उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनका नाम भूल रहे हैं, और जो असल में उस टीम ऑफ लॉयर्स को लीड कर रहे थे उनका नाम था भूला भाई देसाई। और उनको मनाना टेढ़ी खीर था, क्योंकि वो कांग्रेसियों से नाराज थे, खुद कांग्रेसी थे, लेकिन वो सेंट्रल असेंबली का चुनाव लड़ना चाहते थे और सरदार पटेल ने उनके उसमें बाधा डाल दी। वो बहुत खफा थे। तो जब उनसे कहा गया कि भाई कांग्रेस ने तय किया है कि एक डिफेंस कमेटी बनाई जाए और आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं करूँगा। लेकिन फिर उनको मनाया गया और कांग्रेस के नेताओं ने और सब लोगों ने। तो असल में उस टीम को लीड भूलाभाई देसाई ने किया था, आर्ग्यू भूलाभाई देसाई ने मुख्य रूप से किया था। और उनके इस आर्गुमेंट के कारण कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को डिजर्टर या ट्रेटर कहना गलत है, क्योंकि आज़ाद हिंद हुकूमत को कुछ देशों ने मान्यता दी थी, और जब मान्यता मिल गई तो वो फौज ब्रिटिश इंडिया की नहीं रह गई, वो उस देश की हो गई जिसका नाम है आज़ाद हिंद, और जैसे XYZ देशों ने मान्यता दे रखी है। तो ऑब्वियसली जर्मनी और जापान ने मान्यता दे रखी थी और 2-4 लोगों ने। तो वो इस टेक्निकल ग्राउंड को लेकर के, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, उस ट्रायल के कारण जो देश में माहौल बना, ना केवल उस माहौल में सिंबॉलिकली वो गाउन पहनने में, बल्कि स्वयं उस माहौल को बनाने में नेहरू की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन फिर भी उस टीम के नेता भूलाभाई देसाई थे, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो सर की बातों से ऐसा, मतलब सर तो गागर में सागर हैं, तो मतलब कि नेहरू पे चर्चा के बाद ऐसा महसूस होता है कि आज के संक्रमण के समय में इस देश के लोगों को नेहरू को एट ए ग्लांस समझने के लिए, यूट्यूब पे समझने के लिए उनके कम से कम 3 प्रख्यात भाषणों को पढ़ा जाना चाहिए। वह भाषण जो उन्होंने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे दिया था, पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। दूसरा 14-15 अगस्त के मध्यरात्रि में नियति के साक्षात्कार में, और तीसरा 30 जनवरी 1948 को गांधी की शहादत के बाद जो उनका भाषण है। इससे नेहरू को प्रश्न समझने में सहूलियत होगी। सर, आप विविध आयामों से संपन्न व्यक्तित्व हैं, आप मूर्धन्य हस्ताक्षर हैं संत कबीर पे, और अभी आपकी जो नवीनतम किताब आई है कबीर पे 2021 में, कबीर द लाइफ एंड वर्क ऑफ अर्ली मॉडर्न पोएट फिलोसफर, पॉलिटिकल फिलोसफर, संत, इन सारों का पॉलिटिकल नहीं, पोएट फिलोसफर, संत की उपाधि से ज्ञात कबीर के बारे में पढ़ते तो बहुत लोग हैं। कहते हैं, कबीर की एक पंक्ति भी है, तू काहे कागज की भाषा, मैं कहूँ मैं देखूँ आखन कागज की लेखी, मैं कहता आँखन देखी। तो सर, आप एक हमारे दर्शकों को
कबीर के बारे में आज कितनी प्रासंगिक हैं, प्रबोधित करें। देखिए, बहुत कबीर के बारे में बहुत विस्तार से बात की जा सकती है, लेकिन ऑब्वियसली समय नहीं है। और जो हम लोगों ने अभी बातें की हैं वो अपने आप में पर्याप्त हैं। कबीर के बारे में मैं केवल एक बात कहकर समाप्त करूंगा, उससे जिसको समझना होगा समझ जाएगा। आमतौर से ये होता है कि जो लोग आध्यात्मिक चिंता करते हैं वो बाहर की चिंता नहीं करते या उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। आमतौर से ये भी होता है कि जो लोग सामाजिक परिवर्तन, राजनीति और समाज की चिंता करते हैं उन्हें लगता है कि ये भगवान, आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान, ये सब फालतू की बातें, चोचले हैं। जो आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं उनको लगता है कि सामाजिक राजनीतिक चिंताएं फालतू की चीज़ें हैं, सतही चीज़ें हैं। कबीर का रवैया भिन्न प्रकार का था। कबीर जितनी चिंता अपने भीतर की करते हैं उतनी बाहर की भी करते हैं। जितनी बाहर की करते हैं, जाति व्यवस्था, फलाना डिमका, उतनी ही भीतर की भी करते हैं। कबीर की कुछ पंक्तियां इस बात को बहुत सटीक ढंग से रखती हैं। उनको हम सब लोग अपने मन में बैठा लें तो काफ़ी बात बन जाएगी। भीतर कहूँ तो जग में लाजे, बाहर कहूँ तो झूठा लूँ, मैं कई विधि कहूँ गंभीरा लूँ। मैं इस गंभीर सत्य को, इस प्रोफाउंड ट्रुथ को कैसे कहूँ? अगर मैं कहूँ कि वो मेरे भीतर है तो फिर बाहर क्या है? मैं बाहर का अपमान कर रहा हूँ। और मैं ये कहूँ कि बाहर है तो ये झूठ है, क्योंकि मैं तो उसको अपने भीतर महसूस करता हूँ। तो भीतर कहूँ तो जग में लाजे, बाहर कहूँ तो झूठा लूँ, भीतर बाहर सबद निरंतर, मैं यही विधि कहूँ गंभीरा लूँ। तो जो प्रोफाउंड ट्रुथ है ना वो केवल भीतर है ना केवल बाहर है, वो भीतर और बाहर के डायलेक्टिक्स में, भीतर और बाहर के संवाद में। ये आप समझ लें तो कबीर को समझने में सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। सर, एक और प्रश्न और है। आपकी एक नई पुस्तक आने वाली है, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। लोग प्रायः लोकाचार में कहते हैं, अनपढ़ से लेके पढ़े हुए व्यक्ति तक, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आपने जो नया डायमेंशन, नया डिस्कोर्स स्थापित करने का कार्य किया है, और इस पुस्तक के बारे में सर बताओ। असल में मजबूती का नाम महात्मा गांधी मेरे एक व्याख्यान का शीर्षक है, जो मैंने 2005 में स्वर्गीय अनुपम मिश्र और आदरणीय राम स्वरूप राही जी के निवेदन पर गांधी शांति प्रतिष्ठान में दिया था। तो वो व्याख्यान इतना सफल हुआ, लोगों को इतना अच्छा लगा कि गांधी शांति प्रतिष्ठान ने उसको छापा और छाप करके वितरित किया। कुछ भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ। बाद में अभी जब चंपारण शताब्दी का सिलसिला हुआ 2017 में, तो ग्वालियर की ITM यूनिवर्सिटी ने, चूँकि वो प्रतियां समाप्त हो गई थी उस समय की, तो ग्वालियर की ITM यूनिवर्सिटी ने उस व्याख्यान को दोबारा प्रकाशित किया। वो ये है, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। इस व्याख्यान में मेरी स्थापना ये है कि ये उलटमासी है कि आप ये कहें कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी असल में महात्मा गांधी, मजबूरी जो है वो हिंसा है, अहिंसा मजबूरी नहीं है। और इसको बहुत सिंपल ढंग से आप समझिए। आप जब अपने बच्चे को मारते हैं, झापड़ मारते हैं, और मैं आके कहता हूँ कि भाई रोशन ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आप झल्ला के कहते हैं कि सर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझते ही नहीं है, पढ़ नहीं रहा है, लगातार खेल रहा है। जब आप क्लास में बच्चे को डांटते हैं या कुछ करते हैं, या जब सरकार लाठी गोली चलाती है, या जब सरकार के विरोधी पत्थर फेंकते हैं या तोड़फोड़ करते हैं, अगर आप आर्गुमेंट को फिलोसॉफिकल सार पर देखें तो वो ये कि चूंकि हमारी कोई सुन नहीं रहा है इसलिए मजबूर हैं हिंसा करने के लिए। हिंसा की प्राइमरी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, मजबूर है। ये ध्यान दीजिएगा। हिटलर तक का कहना यह था कि मैं तो हिंसा नहीं करूंगा, मैं तो कोई युद्ध नहीं करूंगा। जर्मन राष्ट्र को जीने के लिए, जर्मन नागरिकों को रहने के लिए लिविंग स्पेस मुझे मिल जाए, लेब्रंथ्राम मिल जाए मुझे, तो मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। और ये चेकोस्लोवाकिया का जो सुडेटनलैंड है ये जर्मनी में मिला दिया जाए, पोलैंड का फलाना ऐसा जर्मनी में मिला दिया जाए, ठीक है, मैं तो हिंसा करना ही नहीं चाहता। हिटलर जैसा व्यक्ति भी जग जाहिर रूप से हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी लेने से कतराता है। हर आदमी ये कहता है, दुष्ट से दुष्ट आदमी ये कहता है कि मैं हिंसा करने को मजबूर हुआ साहब। ये मजबूती है अहिंसा की या गांधी की। मेरी स्थापना इसमें यह। दूसरी बात,
अहिंसा का मतलब वो नहीं है जो जनता समझ बैठी। और गांधी जी इतने भोले भी नहीं थे कि ये ना जानते हो कि कोई अहिंसा से जीवन नहीं चलता, ऐसा कुछ नहीं है। गांधी जी ने स्वयं आत्मकथा में लिखा है, मैंने उद्धृत किया है उसको, कि बिना हिंसा के जीवन नहीं चलता है। थोड़ी बहुत हिंसा तो जीवन में लगी हुई है, लेकिन अहिंसा का मतलब यह है कि करुणा और संयम, दूसरे के दुख के प्रति हमारे मन में करुणा हो, अपनी इच्छाओं पर संयम हो, यह अहिंसा है। और अब आप ये मुझे बता दीजिए 21वीं सदी में कि इसके बिना दुनिया बचेगी क्या? अगर हम अपने कंजम्पशन पैटर्न्स पर संयम नहीं करेंगे। तभी तो सर आइंस्टीन को कहना पड़ा था दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक, कि मुझे नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, कैसे लड़ा जाएगा, चौथा विश्व युद्ध जो होगा वो पत्थरों से लड़ा जाएगा। अहिंसा। सर आखिरी क्वेश्चन, आपने हिंसा साहित्य, नेहरू गांधी पे जिक्र हुआ। सर नाइजीरिया का साहित्यकार चिनुआ अचाबे कहता है कि जब तक शेर अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे तब तक दुनिया में शिकारियों की ही गाथा गाई जाती रहेगी। मैं सहमत नहीं हूं इससे। मैं लाक्षणिक अर्थ में सर इसका प्रयोग करना चाह रहा था कि जिस देश के युवा को यह प्रबोधन नहीं हो कि वह देश किस दिशा में जा रहा है, नेहरू गांधी इतने वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे, आखिर इसका क्या कारण? आप जो है यूपीएससी के मेंबर रहे हैं सर, हाँ। युवाओं को एक संदेश के माध्यम से सर आप इसमें दो चीज़ों को कंफ्यूज मत कीजिए। देखिए, एक कहावत है, एक बात कही जाती है कि कोई भी एनालॉजी एक सीमा के बाद लंगड़ाने लगती है। किसी भी एनालॉजी को बहुत ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। अचेबे की बात एक हद तक सही है, एक तत्व में सही है कि जो भी मार्जिनलाइज्ड या उत्पीड़ित कम्युनिटीज हैं या समाज हैं, उनको अगर इतिहास में आवाज़ नहीं मिलेगी तो इतिहास में एक स्क्यूड कैरेक्टर इतिहास का बना रहेगा, डिस्टॉर्टेड कैरेक्टर बना रहेगा। लेकिन जब इसके आधार पर समूचे इतिहास लेखन को रद्द किया जाता है और ये कहा जाता है कि साहब इतिहास तभी लिखा जाएगा जब टाइगर खुद इतिहास लिखें, तो इसमें देखिए बहुत इस पर विस्तार से बात करने का ये समय नहीं है। हिस्टोरियोग्राफी की बहुत इंटरेस्टिंग और गहरी डिबेट है ये। लेकिन इतिहास भले ही शिकारी लिखे, टाइगर तो उसमें आएगा ना, नहीं आएगा जी। मैं एक बहुत शानदार शिकारी हूँ, मैंने 50 टाइगर मारे हैं, जिनमें से 2-3 तो बड़े लल्लू किस्म के थे, लेकिन एक बड़ा फेरोसियस था। उसको मारने में मेरी हालत खराब हो गई। तो लिख शिकारी रहा है, लेकिन एक टाइगर बहुत फेरोसियस था, ये नोट हो रहा है। ओके, महाभारत पुरुषों ने ही लिखा है, लेकिन द्रौपदी की व्यथा, द्रौपदी का इंटेरोगेशन, द्रौपदी की चीत्कार, ऐसा नहीं है कि कोई महिला लिखने बैठी तभी लिखा गया। तो ये दिस इज ये आजकल के फैशनेबल स्टेटमेंट्स में से एक है और मैं इसको नहीं मानता। एसेंशियली बात सही है कि चाहे औरतें हों, चाहे दलित हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे दुनिया भर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कॉलोनाइज्ड लोग हों या पीपल ऑफ कलर हों, सबको स्पेस होगा, तभी एक इतिहास बनेगा, तभी एक दुनिया बनेगी। लेकिन ये कहना कि साहब जब तक वो इसकी एक परिणति है कि बाकी कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। यानी कबीर का इतिहास मैं नहीं लिखूं, केवल कोई मुसलमान या जुलाहा ही लिखेगा, क्योंकि कबीर तो ना बनिया थे, ना अपर कास्ट थे, ना अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। नौजवानों को संदेश, देखिए मेरा नौजवानों से केवल एक कहना है कि यथासंभव टेलीविज़न देखना छोड़ दें। देखें तो मनोरंजन कार्यक्रम देखें, खबरें सुनना छोड़ दें। टेलीविज़न पर इक्का दुक्का चैनल्स को छोड़ करके अगर खबरें देखना बंद कर देंगे, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, तो उससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो आपकी जुबान नहीं बिगड़ेगी और आपको बदतमीजी को आदत मानने की आदत नहीं पड़ेगी। यानी आपको ऐसा मानने की आदत नहीं पड़ेगी कि बिना जोर से चिल्लाए, बिना तू तड़ाक किए बहस नहीं की जा सकती। तीसरे, अगर आपकी आजकल तो नौजवानों को भी इस तरह की व्याधियाँ होने लगी हैं, ब्लड प्रेशर काबू में रहेगा, आप बीमार नहीं होंगे, परपीचुअल गुस्से में नहीं रहेंगे। तो एक तो वो कृपा करके छोड़ दें, और अच्छे यूट्यूब चैनल्स आजकल आ गए। और इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात कि हर चीज़ को सुनने की जो न्यू इलिटरेसी आई है, इससे प्रयत्नपूर्वक दूर हो, पढ़ने की आदत फिर से डालें। और पढ़ने का मतलब व्हाट्सएप मैसेज पढ़ना नहीं है। पढ़ने का मतलब ये भी नहीं है कि आधा मिनट में एक
टेक्स्ट मैसेज पढ़ा और किस्सा खत्म हो गया। थोड़ा पढ़ने की आदत डालें। तीसरी बात, अपने साथ रहने की आदत डालें। ये तो मैं कहूँगा नौजवान लड़के लड़कियों से, बच्चों से, कि एक पूजा पाठ की तरह साधना करें कि दिन में कोई 1 घंटा आधा घंटा तय कर लें जब मोबाइल फ़ोन ऑफ रहेगा और टेलीविज़न आसपास नहीं होगा। चुपचाप बैठ के सोचें अपने बारे में, परिवार के बारे में, देश के बारे में। एकांत बेहद जरूरी है। और किसी भी चीज पर तर्क संगत ढंग से सोचने की ट्रेनिंग अपने आप को दें। रोशन जी, ये बातें सुनने में बड़ी बड़ी लग सकती हैं, लेकिन इन सबका बड़ा रोज़मर्रा के जीवन में महत्व है, और रोज़मर्रा के जीवन के अलावा समाज के और देश के जीवन में महत्व है। मैं जैसे आपको एक मिसाल देता हूँ। जब ये नोटबंदी हुई 16 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 जब भी हुई, तो नोटबंदी जैसी हुई, जो महान नतीजे उसके निकले वो हम आज तक झेल रहे हैं। इकॉनमी की वाट लगी पड़ी है हिंदुस्तान की। लेकिन खैर, आपको याद होगा उस समय कुछ टेलीविजन चैनल्स में खबर के तौर पर चलाया गया था बड़ी गंभीरता से कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई है और इसका नतीजा ये है कि 100 मीटर या 100 गज की गहराई तक वो नोट अगर गाड़ेंगे आप, तो सैटेलाइट उसको पकड़ लेगा। मैं चाहता हूं कि नौजवानों को ये तमीज हो, जैसे मुझे है और मुझे थी। जैसे ही मैंने ये खबर सुनी, मैंने सुमन से या साथ में जो भी बैठा था उससे छूटते ही कहा, मैंने कहा यार, जिस आदमी के पास इतना पैसा होगा कि वो 100 मीटर गहरा गड्ढा खोद ले, वो 150 मीटर गहरा भी खोद लेगा, तो चिप बेकार हो जाएगी। जहानास सत्यानाश, इजंट इट? भाई मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं जो मुझे छुपाने हैं, तो मैं 100 मीटर खोद रहा हूँ। वो नाम नहीं लेना चाहता मैं। एंकर महोदय बता गए कि इतने मीटर तक चिप चलती है, तो मैं तो 10 मीटर ज्यादा खोद लूंगा उससे। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आप ये भी नहीं सोचते कि जो 50 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का नोट है, उसकी एक्चुअल प्रिंटिंग कॉस्ट बमुश्किल 50 पैसे होती है। बिल्कुल, कागज और स्याही सब मिला, मिंट वैल्यू बहुत कम होता है। उसका प्रिंटिंग कॉस्ट बमुश्किल 50 पैसे, 70 पैसे, 1 रुपया अधिक से अधिक। चिप लगाएंगे तो कितने का हो जाएगा नोट? यानी फिर 2000 रुपए के नोट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 500 रुपए होगी। सौभाग्य से नोटबंदी करने वाली सरकार भी इतनी मूर्ख नहीं थी, सौभाग्य से हमारी, कि 2000 का नोट 500 रुपए की कास्ट से छापे। मुझे दुख इस बात का है कि इस चीज पर किसी ने उस टेलीविजन चैनल को, यानी अगर ये सचमुच सोचने समझने वाला समाज होता, तो उस टेलीविजन चैनल के दफ्तर में 10,000 चिट्ठियां उसी समय पहुंच गई होती, मेल पहुंच गई होती कि स्टॉप टॉकिंग दिस नॉनसेंस, डोंट टेक अस एज इडियट्स, एज फूल्स। तो नौजवानों के लिए संदेश यही है कि बुद्धि का प्रयोग करना सीखें और भावनाओं में बहने की आदत से बचें। बहुत से लोगों को भावनाएं बड़ी वो लगती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब दिल पे बड़ा असर होता है, दिल को बुरा लगता है। तो केवल इतना निवेदन है कि परमपिता परमात्मा ने कुछ सोचकर ही दिमाग को दिल से लगभग 6-7 इंच ऊपर रखा है। सर तो ज्ञान की गंगा हैं, और सर ने चूंकि बुद्धि की बात कही, तो महान भारत के महान राजनयिक कूटनीतिक मंत्री जो भी कहा जा रहे, कौटिल्य ने भी कहा था, एका केवलम बुद्धिस्तु मागन्मय। एग्जैक्टली, हमारे बुद्धि की रक्षा होनी चाहिए। हम नई पीढ़ी, नए संसार, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, निर्माण कर लेंगे। तो सर की बातों से लगा कि शब्द वास्तविक में शब्द ब्रह्म होता है। और अंत में सर साहित्य दिनकर की एक पंक्ति है, मैं उद्धृत करना चाहूँगा कि अंधकार है वहाँ जहाँ साहित्य नहीं, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ सर के साथ जो चर्चा हुई, हम चाहते हैं कि हमारे युवा, हमारे लोग फिर से अपने आप को नेहरू, गांधी ने जिस संकल्पना के साथ भारत का निर्माण किया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो योगदान रहा है, 61 वर्ष 7 महीना 17 दिन का जो संघर्ष रहा है आज़ादी में, तो इनको पूर्णता में देखें, ताकि हम अपने पुरखों से जब संवाद करें, जैसा सर ने कहा अपॉइंटमेंट विथ माई सेल्फ करें, तब हम आँख चुरानी न पड़े। हम गांधी नेहरू को
कह सके कि मैंने आपके सौंपे गए विरासत को धारणीय विकास के तहत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत अपने आने वाली पीढ़ी को सौंप दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।